हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं बच्चे, जिसमें कंप्लीट 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं, तो जीओसी का रिवीजन करेंगे, एक आईपीएससी का आइसोमेरिज्म और एक हाइड्रोकार्बन। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी हो तो हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जीओसी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे हम उनके एप्लीकेशन में यूज कर सके। तो यही सब पॉइंट आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी। तो जीओसी में बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, तो वो हमारे लिए इंडक्टिव फैक्ट से इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस बच्चे इंपॉर्टेंट है, और आपके पास यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी और एसिड बेस केमिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे, एक होता है प्लस आई और एक कौन सा होता है माइनस आई। ये सभी ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप प्लस आई लगाते हैं और कौन से ग्रुप पे माइनस आई लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने प्लस आई और माइनस आई के कौन से ग्रुप लगा रहे हैं वो मैंने रिप्रेजेंट किया। जैसे प्लस आई में चार तरह के ग्रुप होते हैं जो प्लस आई लगाते हैं। कौन कौन से? एक एल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, एक आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक सिलिकॉन डेरिवेटिव हो गए और नेगेटिव चार्ज वाले। ये चार टाइप के ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई लगाते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन में एप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर क्वेश्चन आप में सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो ही आप लगा सकते हो। जैसे एक ग्रुप से ज्यादा अगर प्लस आई लग रहा है तो फिर वहां पे कैसे स्ट्रेंथ चेक करें। जैसे एल्काइल ग्रुप से हम डायरेक्टली डीबीएन रूल के बेसिस पे चेक कर लेते हैं। D4 क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस होता है। B4 क्या होता है? ब्रांचिंग होता है। N4 होता है नंबर। तो इन बेसिस पे हम कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। आइसोटॉप्स में कौन होता है? ट्राइटेनियम सबसे ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम, और सबसे कम क्या होता है? हाइड्रोजन, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। अगर आपको ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनका रीजन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, माइनस आई की। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि कौन से ग्रुप हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनमें पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर आ जाता है तो माइनस आई शो करता है। जैसे एग्जांपल लिखी मैंने, NR3 पॉजिटिव हो गया, NH3 पॉजिटिव और SR2 पॉजिटिव हो गया, इस तरह के एग्जांपल ना। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये सब ग्रुप आपके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले शो करते हैं। न्यूट्रल ग्रुप भी आप माइनस आई शो करते हैं, बट वो क्या होने चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये OH, OR, ये सब ग्रुप जितने भी हैं ये सब के सब कैसे हैं बच्चे? आपके माइनस आई लगाने वाले ग्रुप हैं। तो इन सभी ग्रुप्स को आप याद करके रखना है ताकि जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप तुरंत पहचान लो कि ये प्लस आई लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की, ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस आई के स्ट्रेंथ की, तो माइनस आई की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो डीएनपी रूल के बेसिस पे हम माइनस आई की स्ट्रेंथ निकालते हैं। डीएनपी रूल के बेसिस पर डी क्या है? डिस्टेंस है, N4 क्या है? नंबर है, और पी क्या है? पावर है। पावर को कैसे हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पावर जब भी आपको चेक करनी होती है तो पॉजिटिव चार्ज चेक करिए उस एटम की, जिसका जो भी माइनस आई शो कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, फिर सिंगल एलिमेंट, और फिर सबसे लिस्ट में क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? माइनस आई की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो। डीएनपी जो रूल है वो सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, डिस्टेंस, नंबर, पावर, ये सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको पता होने चाहिए। एक रिवीजन करते वक्त इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ रेजोनेंस। किस टाइप के रेजोनेंस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 6 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है, नेगेटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है, लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है, रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है, एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है। ये 6 टाइप के आपके रेजोनेंस के टाइप होते हैं। इनमें भी अगर आपको ये देखना है कि कौन से पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम इस फॉर्मूलेज के थ्रू यहां पे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो देख भी सकते हो यहां से। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीलोकलाइज लोन पेयर या नेगेटिव। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास कैलकुलेट कर लेने हैं, प्लस में
नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, सिर्फ जहां पे भी पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग या फॉर्मिंग होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, जहां पे इसके अलावा कहीं सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए या फॉर्म हो जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सवाल आ जाता है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानना है तो आप कह सकते हो सबसे पहले मिनिमम चार्ज देखते हैं, फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करते हैं, फिर चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन का मतलब हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बचे पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या चेक कर सकते हैं, यहां पे चार्ज सेपरेशन चेक करते हैं। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, सेम चार्ज दूर होने चाहिए। फिर क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। ये सभी पॉइंट्स यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, पर ध्यान रहे सीक्वेंस वाइज लगाना है। ये सारी बातें आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक में दो तरह के इफेक्ट लगते हैं, एक प्लस एम लगता है और एक क्या लगता है बच्चे, माइनस एम लगता है। प्लस एम कौन से ग्रुप लगाते हैं, माइनस एम कौन से ग्रुप लगाते हैं, तो ये हमारे पास जिसके पास भी लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड होता है, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो सभी ग्रुप क्या करते हैं, प्लस एम लगाते हैं। प्लस एम में जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं कि ये सभी ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस एम शो करते हैं। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जिसके पास भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो सभी के सभी ग्रुप माइनस एम शो करते हैं, तो मैंने आपके सामने लिखा है कि कौन कौन से ग्रुप माइनस एम शो कर रहे हैं। या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो भी शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डी और वैकेंट ऑर्बिटल हो जाए या पी हो जाए, तो उनके एग्जांपल लिख रखे हैं। ये सभी ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन से प्लस एम लगाते हैं, कौन से बच्चे माइनस एम लगाते हैं, इस सभी ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि अगर मान लीजिए एक जगह ही एक से ज्यादा ग्रुप अगर प्लस एम लगाते हैं बच्चे, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका प्लस एम ज्यादा है किसका प्लस एम कम है, तो यहां पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी दो ग्रुप है तो उन दोनों में कौन ज्यादा प्लस एम लगाएगा और कौन कम प्लस एम लगाएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, यहां पे अगर स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम चेक करना है तो आपको ये 5 पॉइंट सीक्वेंस वाइज फॉलो करने हैं। जैसे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, कहीं लोन पेयर आ जाए नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज की ज्यादा प्लस एम होता है, जैसे O माइनस हो गया ना और आपके पास OH हो गया तो O माइनस का ज्यादा हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में आपको पता होना चाहिए 2p ओवरलैपिंग सबसे बेटर होती है, फिर होती है आपके पास 2p 3d और सबसे कम कौन सी होती है 2p 3p होती है। ये आपके पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली होता है प्लस एम के, यहां से प्लस एम के इनवर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे क्रॉस रेजोनेंस कहां पे लगता है, OH और OR में पता करना, OH और OCOR में पता करना हो तो हम क्रॉस रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। जैसे NH2 हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया बच्चे NH2 हो गया और NHCOR हो गया, तो इनको अगर मुझे पता करना है प्लस एम तो हम क्रॉस रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। अगर स्टेरिक फैक्टर में OH-OR हो गया, इसमें OH का ज्यादा होता है OR का कम होता है, NH2NR2 हो गया। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इनमें भी हम क्या करते हैं, स्टेरिक फैक्टर की हेल्प से प्लस एम का यहां पे कंपैरिजन करते हैं। माइनस एम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बहुत सिंपल रूल है, यहां पे इसको आप फॉलो कर सकते हो। नाइट्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी सबसे ज्यादा माइनस एम की स्ट्रेंथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल NO2 हो गया, NO2 का के ऊपर नाइट्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा तो सबसे ज्यादा, फिर सल्फर के ऊपर, यहां सल्फर के ऊपर है, फिर कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, फिर कार्बन, तो इनकी स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हो। यह और कौन सा होगा, फिर डी ऑर्बिटल वैकेंट डी वाले का माइनस एम ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल का। तो बहुत सिंपल तरीके से आप यहां पे माइनस एम की स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। सेम कहानी प्लस एम के लिए पता कर सकते हो। तो ये चीजें आपको जब एप्लीकेशन करोगे और उनमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में दो तरह के इफेक्ट लगते हैं, एक प्लस H और एक माइनस H। कौन से ग्रुप प्लस H शो करते हैं, तो कार्बोकेटाइन के अंदर शो कर सकता है, फ्री रेडिकल के अंदर कर सकता है, एल्कीन के अंदर कर सकता है और बेंजीन के अंदर करता है बच्चे। इन सभी के अंदर क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। आपको बस क्या चेक करनी है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, पता कर लोगे। बहुत सिंपल टेक्निक है अल्फा हाइड्रोजन निकालने का। कार्बोकेटाइन के बगल वाला ग्रुप क्या होता है, कार्बन क्या होता है, अल्फा का हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सेम रेडिकल के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उन सभी में ये इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। माइनस H कौन से शो करते हैं, CF3 हो गया, CCl3, CBr3 और CI3, ये सभी के सभी ग्रुप जो है वो माइनस H शो करते हैं बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है यहां पे कि आपके पास
अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हो गया, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन हो गया, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल हो गया। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सब के सब पॉइंट्स। और ये सब कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकालना आपको बताया है कि अगर कार्बेटाइन, एल्कीन, बेंजीन या फिर रेडिकल है, इनके बगल में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होगा, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी इनकी उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के लिए बहुत सिंपल सा रूल आप फॉलो कर सकते हो कि पहला पॉइंट क्या चेक करना है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा होगा। फिर सेकंड, अगर हीट नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी की इनवर्स कर देना है, जितनी ज्यादा स्टेबल उतना ही हीट ऑफ कंबशन कम, जितना कम स्टेबल हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। जितने अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की इनवर्स होता है क्या, आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना आपके पास एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आप कहोगे सर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे चेक करें, बहुत सिंपल तरीका है, ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पता चल जाएगी, तो उसका इन्वर्स कर दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है और फिर ट्राइटेनियम का। याद रहे प्लस आई का जस्ट उल्टा होता है बच्चे, प्लस आई में ट्राइटेनियम सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है और सबसे कम हाइड्रोजन जिसका 0 होता है, इंडक्टिव एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। पर हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कहानी हम डिटेल में जीओसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन की। अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस भी इन्वॉल्व हो रखा है कि यहाँ पे ये तीन, अगर किसी कार्बेटाइन के बगल में जितनी ज्यादा 3 मेंबर की रिंग रहेंगी उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और ये ऑर्डर आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। अगर नॉर्मली अगर ये ऑर्डर नहीं होता है, इस नॉर्मली आपको चेक करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन 5 फैक्टर की 5 पॉइंट के बेसिस पे आप कंप्लीट कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। कौन कौन? सबसे पहला मीजोमेरिक इफेक्ट चेक करना है, जितना ज्यादा प्लस एम होगा कार्बोटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा एरोमेटिसिटी, जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा वो कार्बोटाइन, अगर ध्यान रहे कार्बोटाइन इन्वॉल्व होना चाहिए एरोमेटिसिटी में, ऐसा नहीं कि कार्बोटाइन इन्वॉल्व अगर एरोमेटिसिटी में नहीं है तो वो एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बोटाइन नहीं कहलाएगा। तो यहां एरोमेटिक जितना अच्छा होगा उतने ही कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा रेजोनेंस चेक करना है, फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन और फिफ्थ इंडक्टिव। ध्यान रहे इनको सीक्वेंस में ही बच्चे फॉलो करना है। एक फैक्टर नहीं लग रहा है तो उससे नीचे वाला चेक करना है, वो नहीं लग रहा है तो उससे नीचे वाला चेक करना है। तो सिंपल इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी को आप पता कर सकते हो। अब सेम एज इट इज आप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किस सीक्वेंस के थ्रू चेक की जाती है? पहला साइज, दूसरा जितनी लार्ज साइज होगा कार्बोनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा ना। और साइज जब भी चेक करो तो ध्यान रहे पीरियड वाइज चेक करना है, कोई सेकंड का होगा, कोई थर्ड का, कोई फोर्थ का, इस तरह से पीरियड वाइज चेक करना है, ग्रुप वाइज चेक नहीं करना है ना। अगर यहां पे दूसरा साइज सेम हो जाता है, मान लीजिए एक ही पीरियड के 2 एलिमेंट आ गए और उनके कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बात कर नहीं हो, तो हम सेकंड क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड रेजोनेंस और फोर्थ इंडक्टिव। इन 4 पॉइंट के बेसिस पे हम किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। रेडिकल प्लस एम के डायरेक्टली होता है, माइनस एम के डायरेक्टली होता है, प्लस एच के डायरेक्टली होता है, प्लस आई के डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है तो क्या होता है? माइनस आई के इनवर्सली होता है। तो ये रेडिकल की स्टेबिलिटी हो गया। तो ये सभी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हर बार आपके एग्जाम में बच्चे सवाल आता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पे इंटरमीडिएट की रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो आपके पास एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी से कहां से सवाल आते हैं और आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए उन क्वेश्चन को, यहां पे उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस सभी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चे। आप कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक चीज पता रहे, एक एक चीज का रिविजन होता रहे, ठीक है। सबसे पहले आपका सवाल बनता है एरोमेटिक कौन एरोमेटिक होता है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक होता है, इससे रिगार्डिंग। तो इसमें आप सिंपल यहां पे हक्कल का जो रूल है उसको फॉलो करना है। हक्कल ने क्या कहा था? पहला साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरा साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर का मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। सभी के सभी साइक्लिक एटम, जितने भी एटम है वो सारे सारे कैसे होने चाहिए? sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। फिर फोर्थ कहता है कि अगर 4n+2 रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा।
तो क्या होगा बच्चे, एरोमेटिक, 4n+2 रूल को। और अगर 4n रूल को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक, तो वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। और अगर आपके पास यहां पे इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं बच्चे नॉन एरोमेटिक। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, नॉन एरोमेटिक का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वासी एरोमेटिक से सवाल आता है। क्वासी एरोमेटिक में 3 तरह के कंपाउंड जो है वो क्वासी एरोमेटिक शो करते हैं। एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इस तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपको करना क्या होता है, ये बीच वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है बच्चे, और ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बनाना है कि बनने वाली दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए बच्चे, एरोमेटिक हो जाए। जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, तो अगर आप इस रिंग में चेक करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो गया। इस रिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहां से 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। तो अगर ये दोनों रिंग बीच वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो क्वासी एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। साइक्लिक कीटोन क्वासी एरोमेटिक बन सकते हैं। तो यहां से बस ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे देना और इस पे पॉजिटिव। अगर ये रिंग एरोमेटिक बन जाते हैं तो क्वासी एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव रखना है और रिंग चेक करना है यहां पे एरोमेटिक बन रही है कि नहीं। अगर रिंग एरोमेटिक है तो क्वासी एरोमेटिक है। जैसे यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक रिंग है। एजुलिन क्वासी एरोमेटिक होता है। एक बात ध्यान रखना है, जितने भी क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो सभी के सभी एरोमेटिक भी होते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि एरोमेटिक कौन है तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं जो आपके सामने है। इस 3 तरह के ग्रुप अगर देखने को मिलते हैं तो कैसे आपको एरोमेटिसिटी पता करनी है वो मैंने आपको बताया है। और कहां से सवाल आ सकता है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से आ सकता है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस से आ सकता है। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो सिंपल है कि अगर आपको रेट पता करना है तो उसमें रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा तो उसमें आपका हेलोजन जुड़ा रहेगा, या आपके पास यहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब आपके पास AgNO3 के साथ रिएक्शन। तो AgNO3 के साथ किसी हैलाइड की रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां से AgX निकल जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वहां पे आपके पास हेलोजन निकल जाएगा। तो जो भी आपके पास इनिशियली कंपाउंड आपके पास कुछ भी गिरा है, जैसे मेरे पास RX है और इसमें से सिर्फ क्या करना है बच्चे, इस X को माइनस कर देना और यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस X को बाहर कर देंगे और एक कार्बोकेटाइन। अगर ये रिंग, ये जो कार्बोकेटाइन बना है बच्चे, ये जो कार्बोकेटाइन यहां से यहां पे जो R पॉजिटिव बना है, बस आपके पास RX नाम का कोई मॉलिक्यूल है, उसमें से इस X को बाहर कर देना है, कार्बोकेटाइन बना देना है। जो कार्बोकेटाइन बना है उसमें से अगर एरोमेटिक बनता है तो सबसे ज्यादा रेट होगी किसमें, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों ही केसेस में सेम कहानी है। अगर नॉन एरोमेटिक बनता है तो मॉडरेट रेट कहलाएगी, और अगर एंटी एरोमेटिक बन जाती है वो रिंग तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बन जाता है। ये बात ध्यान रखना। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले RX होगा, RX में से X बाहर कर देना, कार्बोकेटाइन बना देना है। वो कार्बोकेटाइन वाली जो रिंग बनी है वो एरोमेटिक बनता है तो सबसे ज्यादा रेट होगी, नॉन एरोमेटिक बनता है तो मॉडरेट, और एंटी एरोमेटिक बनता है तो सबसे कम रेट होगी। एक चीज आप ध्यान रखना है कि यहां पे जब भी आप जितने भी ये ग्रुप लगे हुए हैं, मीजोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, सभी को जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना मीजोमेरिक को सबसे बड़ा फैक्टर होता है मीजोमेरिक। फिर आपके पास क्या होती है, एरोमेटिसिटी ना। ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एरोमेटिसिटी और मीजोमेरिक में, यहां पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम इसको कंपेरेबल कह सकते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, इक्वल टू या थोड़ा स्लाइटली ज्यादा कह सकते हो। फिर रेजोनेंस आता है, रेजोनेंस, फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लिस्ट में आता है इंडक्टिव। इस सीक्वेंस में ही आपको चेक करना होता है कि कौन कितना बड़ा फैक्टर है, ये आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा मीजोमेरिक या एरोमेटिसिटी कह सकते हो, दोनों अप्रोच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, इस बेसिस पे आप इनको चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की। एसिड बेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चे, तो एसिड बेस केमिस्ट्री में क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करते हैं। कैसे, एसिडिक स्ट्रेंथ में आप जब भी पता करो तो जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें से सबसे पहले जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन उसको हटा दीजिए, H+ हटा दीजिए। H+ हटने के बाद वहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। पहला साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा रेजोनेंस और फोर्थ इंडक्टिव। इन 4 पॉइंट के बेसिस पे आपको चेक करना है। तो जो जितना एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो Ka ज्यादा होगा, यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा और pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम कहानी अगर बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है बच्चे, सबसे पहले ग्वानिडीन टाइप बेस चेक करना है। इस तरह के बेस, ग्वानिडीन टाइप कौन से बेस होते हैं, ऐसे बेस,
इस तरह के अगर बेस होते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी हमें देखने को मिलेगी NH2। फिर अगर गुआनिडीन टाइप बेस नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन sp3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन sp2 की, अगर सबसे कम किसकी होगी बच्चे, नाइट्रोजन sp की हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो रेजोनेंस चेक करना है, रेजोनेंस में जो लोकलाइज लोन पेयर होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी डीलोकलाइज लोन पेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ये भी पता कर लिया तो उसके बाद आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है। एरोमेटिसिटी ध्यान रहे वो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो लोन पेयर कहां होना चाहिए, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहां से आपके पास एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक लोन पेयर की सबसे कम होगी, एरोमेटिक लोन पेयर की सबसे कम होगी, डीलोकलाइज लोन पेयर की ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी लोकलाइज लोन पेयर की। ध्यान रहे ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करना है कि लोकलाइज लोन पेयर की सबसे ज्यादा, फिर डीलोकलाइज लोन पेयर की, और सबसे कम क्या होगा, जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ALP का मतलब हो गया एरोमेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, मतलब एरोमेटिक में इन्वॉल्व हो रखा है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर और ये लोकलाइज लोन पेयर, राइट। उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी जो होती है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इनवर्सली होता है माइनस आई के। इनवर्सली क्या होता है, माइनस आई के। और लास्ट पॉइंट क्या देखना है, रिजिडिटी ऑफ लोन पेयर। तो ध्यान रहे बेसिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, और इनवर्सली किसके होता है, पीकेबी के। ये बातें जरूर ध्यान रखना है, इनको सीक्वेंस वाइज बेसिक स्ट्रेंथ के इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां से सवाल जो बनता है, एसिडिक स्ट्रेंथ SIR इफेक्ट के डायरेक्टली होता है। जहां कहीं पर भी SIR इफेक्ट लग रहा है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। ये बात ध्यान रखने उस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा अगर SIR लग रहा है। कहां पे लगता है SIR, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक जितने भी एसिड होते हैं उनमें लगता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यहां कह सकते हो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जितने भी होते हैं उन सभी में एसिडिक स्ट्रेंथ लगता है। दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो SIR के डायरेक्टली होता है और SIP के इनवर्सली होता है। कहां पे लगते हैं SIR और SIP, इन सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपके पास कह सकते हो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के अंदर लगते हैं। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है उनके अंदर लगता है ये इफेक्ट SIR के डायरेक्टली और SIP के इनवर्सली। SIR अगर लग रहा है तो उसे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कर दीजिए, SIP लग रहा है तो उसकी सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ कर दीजिए। बात ध्यान रखिए चाहे और कोई भी फैक्टर लग रहा हो। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ इन नेगेटिव चार्ज, तो बेसिक स्ट्रेंथ इन नेगेटिव चार्ज में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की इनवर्स होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हमें देखने को मिलेगी। ये बात जरूर फॉलो करना है। एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं बता चुका हूं, पहला साइज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा रेजोनेंस और फोर्थ इंडक्टिव इफेक्ट। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसके इन्वर्स कर देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जीओसी के अंदर बच्चे यही सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर की कहानी को। जीओसी हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चे, तो अब हम आईपीएससी की बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो क्लास रहने वाली है इसमें जैसे जीओसी में हमने डिस्कस किया उन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोगों को जब भी रिवीजन करो तो आपको पता रहे कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप किसको डेप्थ में चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें जो मैं आज की सेशन में बता रहा हूँ, चाहे वो जीओसी के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके पास यहाँ पे आईपीएससी के रिगार्डिंग हो, चाहे आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग हो, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ था वो डबल बॉन्ड इक्वलेंट निकालना, या हम इसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कह देते हैं, या डबल बॉन्ड इक्वलेंट बोल देते हैं, या फिर अनसेचुरेशन इंडेक्स कह देते हैं। तीनों नाम इसी के हैं। ये कैसे निकाला जाता है, अक्सर यहाँ पे रिएक्शंस के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, या इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है और डायरेक्टली भी यहाँ सवाल बन जाता है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन होता है बच्चे, तो फॉर्मूला गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डबल बॉन्ड इक्वलेंट का। यहाँ से डबल बॉन्ड इक्वलेंट इक्वल्स टू में नंबर ऑफ कार्बन, CN का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, प्लस में 1 माइनस में मोनोवलेंट बाई 2। मोनोवलेंट कौन कौन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या हेलोजन हो सकता है, प्लस में ट्राईवलेंट बाई 2। यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा, ट्राईवलेंट, यहाँ से प्लस में ट्राईवलेंट बाई 2। तो ट्राईवलेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, अगर ये कब लगाना है आपको, जब फॉर्मूला गिवन होता है। तो अगर स्ट्रक्चर गिवन होती है तो आपके पास लगाना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ रिंग। डबल बॉन्ड इक्वलेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर बच्चे देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या कि पाई बॉन्ड कितने हैं और उसमें रिंग कितने हैं, दोनों काउंट कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इक्वलेंट हो जाएगा। या हम अनसैचुरेशन इंडेक्स कहे या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहें।
एक छोटा सा पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आईपीएससी से पहले यहाँ पे होमोलोगस की भी बात कर लेते हैं। होमोलोगस किसको कहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रख सकते हो होमोलोगस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखोगे, सेम फंक्शनल ग्रुप में ही होमोलोगस होता है। दूसरा, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तीसरा, यहाँ पे डिफरेंट मोलिकुलर वेट होगा। तीसरा, इसमें सीएच यूनिट का डिफरेंस होता है। अगर दो कंपाउंड हम लेते हैं तो उसमें सीएच यूनिट का बच्चे क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप होमोलोगस कहोगे। जिसमें एक एग्जाम्पल भी लिया है कि CH3 आपके पास, यहाँ भी CH3 CH2 CH3 है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और इस CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये होमोलोगस है। दूसरा, ये फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, बात ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि मास तो अपने आप चेंज हो जाएगा। जब CH2 यूनिट डिफरेंट होगा तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, तो नोमेनक्लेचर आईपीएससी जब भी बात करते हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बच्चे ध्यान रखने हैं, जिससे बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा नोमेनक्लेचर में कैसे करते हैं। तो इसमें तीन चीजें होती हैं आपके पास, जब भी आप किसी का भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर देते हो, सबसे पहला लिखा जाता है प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है वर्ड रूट, और फिर सफिक्स लिखा जाता है। अब प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं, कौन से सफिक्स होते हैं, इनके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वर्ड रूट क्या होंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन, उस पूरी पूरी जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, ये चीज वर्ड रूट कहलाएगी। तो जिसमें अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो उसे मेथ का नाम दोगे आप, अगर दो होंगे तो ईथ कहेंगे, थ्री होंगे तो प्रोप कह देंगे, फोर होंगे तो ब्यूट कह देंगे, फाइव होंगे तो पेंट कह देंगे, सिक्स होगा तो हेग्स कहते हैं, सेवन होगा तो हेप्ट हो जाएगा, एट होगा तो ऑक्टो हो जाएगा, नाइन होगा तो नॉन हो जाएगा, टेन होगा तो डेक हो जाएगा। ये आपके पास वर्ड रूट है बच्चे। वर्ड रूट जो होता है वो कितने कार्बन उस चेन के अंदर हैं जिसका आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर निकाल रहे हो, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से वर्ड रूट जो है यहां से आप उठाना है। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो ये मैंने यहाँ पे वापिस बता दिया है कि प्रीफिक्स सबसे पहले हम रखते हैं, जब भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर रखा जाता है, नाम रखा जाएगा, तो सबसे पहला जो लिखा जाता है वो प्रीफिक्स लिखा जाता है। दूसरा वर्ड रूट, और तीसरा क्या होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स के अंदर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है वो मैं बता चुका हूं कि भाई 1 डिग्री का मतलब होता है जो पहले प्रायोरिटी रखेगा, 2 डिग्री का मतलब पहला, अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं तो यहाँ पे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को रखेंगे। तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, अगर कोई रिंग है, जैसे साइक्लो की कोई रिंग है, बाईसाइक्लो आ गया, स्पाइरो आ गया, ये रिंग है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, रिंग का सबसे पहला, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होते हैं, ये सभी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं भाई। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर क्या होते हैं, सभी के सभी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। वर्ड रूट में वही मैंने बताया था, नंबर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, कि कितने कार्बन की चेन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तीसरा, सफिक्स होता है। सफिक्स में भी दो चीजें होती है, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री का मतलब हो गया पहले हम 1 डिग्री को करेंगे, अगर 1 डिग्री नहीं है तो फिर 2 डिग्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं तो इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखते हैं, दो डबल बॉन्ड आ जाए तो एडाइन लिखते हैं, दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो एडाइन लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इनाइन लिखेंगे। 2 डिग्री अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पास होना चाहिए। तो उसी के बेसिस, अब क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, कि भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हो तो उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो किसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे, किसको बाद में प्रायोरिटी दोगे, तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड हो गया, यहाँ साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, थायो अल्कोहल हो गया, एमाइड हो गया। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिख रहे हो आप, तो उसमें आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो हम वहां पे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम उसको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। तो बचे हुए दूसरे को क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। बच्चे क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 डिग्री को लिखोगे, फिर 2 डिग्री वाले को लिखोगे, फिर वर्ड रूट को लिखोगे, फिर आपके पास इसको लिखोगे 1 डिग्री सफिक्स को, और फिर 2 डिग्री वाले को लिखोगे। इस तरह से जब भी आईपीएससी नाम दोगे तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर फोर्थ पे ये, और फिफ्थ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं बच्चे।
ठीक है। अगर यहाँ से प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास हो जाता है, अगर हम बात करें सिलेक्शन की, प्रिंसिपल चेन की, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाते हैं, कार्बन एटम की आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात आ गई, तो ये हम किस प्रायोरिटी के बेसिस पे सबसे पहले किसको चूज करेंगे, किसको बाद में चूज करते हैं, तो वो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे चूज करते हैं। PFG का मतलब हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने अभी दिखाए हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये आपके पास सबसे पहले प्रायोरिटी रखोगे, अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग नाम दोगे, नेमिंग करोगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर ये नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग करोगे, मतलब नंबरिंग करोगे। अगर ये भी नहीं है तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करोगे। अगर ये भी नहीं है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग करोगे। और लास्ट ये भी नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करोगे, क्योंकि जब भी IUPAC नाम निकालोगे तो वहां पे नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग इस बेसिस पे आप कर सकते हो। क्लियर है। यहां से अगर नोमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चे क्या होगा, ये रूल जरूर ध्यान रखिएगा। पहला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसको पहले प्रायोरिटी पे रखोगे, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, और सबसे बाद में नंबरिंग जो करोगे वो रिंग के अकॉर्डिंग करोगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, मतलब अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग करोगे, ये नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग करोगे, ये नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग करोगे, ये नहीं है तो रिंग के अकॉर्डिंग करोगे। तो ये नंबरिंग, जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो उसके कौन से को पहले प्रायोरिटी देंगे, कौन से को बाद में देंगे, तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, याद रखना। दूसरा यहाँ पे कहा है कि कार्बन अगर कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच होता है रिंग के साथ, तो वो आपके पास हो जाता है पार्ट रिंग का, तब वो मतलब उसमें नंबरिंग का पार्ट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वहां से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तब इसका मतलब वो उसी रिंग का ही पार्ट माना जाएगा, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे रिंग के ही अकॉर्डिंग वहां पे नंबरिंग कर लेंगे हम। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, तो प्रायोरिटी ऑर्डर रिंग को हम देंगे, रिंग की जो चेन होगा, चेन को नहीं देंगे, रिंग को देंगे। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर सब में सेम आ गया तो हमारे पास एक रिंग है और एक चेन है, तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, चेन को नहीं देंगे। ये रूल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहां से अगर रिंग की, अगर मान लीजिए रिंग आती है, तो उनको किस तरह से हम नंबरिंग नेमिंग करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स रहता है, फिर बाईसाइक्लो, रिंग है तो बाईसाइक्लो नाम लिखेंगे, स्पायरो है तो स्पायरो नाम लिखेंगे, और ये XYZ होते हैं कि भाई आपके पास जब भी, जैसे बाईसाइक्लो मान लीजिए स्पायरो है, तो स्पायरो में जो एक कार्बन होगा, दो रिंग एक कार्बन से कनेक्ट होगी, उसमें एक रिंग की तरफ कितने कार्बन हैं, दूसरी रिंग की तरफ कितने हैं, तो वो लिखा जाएगा। बाईसाइक्लो होगा तो बाईसाइक्लो में जैसे ब्रिज कार्बन हो गए, तो उसका एक तरफ कितने कार्बन है, दूसरी तरफ कितने हैं, तीसरी तरफ कितने हैं, ये हम लिखते हैं। हायर टू लोअर की तरफ लिखेंगे इसमें, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखते हैं और लास्ट में सफिक्स लिखते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो बच्चे, IUPAC नोमेनक्लेचर में नेम रख सकते हो, नेमिंग बता सकते हो। ये आपको अच्छे से, आपको इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप सभी का थोड़ा सा IUPAC नंबरिंग जो है, नेमिंग करना, वो आपके लिए आसान हो जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर बढ़ेंगे।